भारत के प्रमुख शेयर बाजार। पहला, राष्ट्रीय शेयर बाजार NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 1991 ईस्वी में फेरवानी समिति, फेरवानी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की गई थी। NSE का मुख्यालय वर्ली, मुंबई में स्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI को 1992 ईस्वी में NSE का मुख्य प्रवर्तक बनाया गया, केंद्र सरकार द्वारा। इसके अन्य प्रवर्तक हैं ICICI, IFCI, LIC, SBI, SHCI, SBI कैपिटल मार्केट आदि। NSE की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय सूचकांक का आधार वर्ष 1983 से 1984 है। दूसरा, मुंबई कोष्ठक में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, बॉम्बे स्टॉक। BSE की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी। शुरू में इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, जिसे 2002 ईस्वी में बदलकर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज BSE किया गया। BSE को 19 अगस्त 2005 ईस्वी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दिया गया। वर्तमान समय में इसके अधीन 4800 से अधिक भारतीय कंपनियां अधिकृत हैं। BSE ने 27 मई 1994 ईस्वी में 2 नए शेयर मूल्य सूचकांक चालू किया था। पहला डोलेक्स और दूसरा BSE 200। BSE ने सूचीबद्ध शेयरों की नई श्रेणी आरंभ की, जो निवेशकों के हितों की सुरक्षा के उद्देश्य से की गई। इसे मिशन 2000 योजना के तहत लागू किया गया। तीसरा, MCX-SX देश में राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा ऑनलाइन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें शेयरों का कारोबार फरवरी 2013 ईस्वी में शुरू किया गया। MCX-SX राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का उद्घाटन 9 फरवरी 2013 ईस्वी को मुंबई में वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने किया। MCX-SX में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज कोष्ठक में MCX की इक्विटी 51% है। नोट, 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम, नीदरलैंड्स में विश्व का सर्वप्रथम संगठित शेयर बाजार स्थापित हुआ था। कमोडिटी एक्सचेंज। कमोडिटी एक्सचेंज में कच्चे तेल, खाद्य पदार्थ तथा सोना चांदी जैसे वस्तुओं की कीमत का व्यापार होता है। किसी वस्तु की आगामी भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाकर उनकी खरीद फरोख्त करने को फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कीमत का व्यापार कहा जाता है। अमूमन किसी वस्तु के भाव का अनुमान 6 माह पहले लगाकर खरीद फरोख्त की जाती है, जिसे वायदा कारोबार भी कहा जाता है। देश का प्रथम कमोडिटी इंडेक्स NCDEXA-GRI है। भारत का छठा कमोडिटी एक्सचेंज UCX है, जो मुंबई में स्थित है, जबकि पूर्व में स्थित अन्य कमोडिटी एक्सचेंज हैं MCX, NCDEX, ICEX, ACE तथा MMCE। UCX यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज जिंसों के वायदा कारोबार के लिए मुंबई में नव स्थापित की गई, जिसने 19 अप्रैल 2013 ईस्वी से कार्य प्रारंभ किया। विश्व प्रसिद्ध शेयर बाजारों के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। स्टॉक एक्सचेंज USA शेयर मूल्य सूचकांक नास्दाक NASDAQ। स्टॉक एक्सचेंज लंदन शेयर मूल्य सूचकांक FTSE 100। स्टॉक एक्सचेंज कनाडा शेयर मूल्य सूचकांक S&P। स्टॉक एक्सचेंज न्यूयॉर्क शेयर मूल्य सूचकांक डो जोन्स। स्टॉक एक्सचेंज हांगकांग शेयर मूल्य सूचकांक हांग सेंग। स्टॉक एक्सचेंज कोरिया शेयर मूल्य सूचकांक कोस्पी। स्टॉक एक्सचेंज चीन शेयर मूल्य सूचकांक शंघाई कॉम। स्टॉक एक्सचेंज इटली शेयर मूल्य सूचकांक मिप्टेल। स्टॉक एक्सचेंज मैक्सिको शेयर मूल्य सूचकांक IPC। स्टॉक एक्सचेंज मलेशिया शेयर मूल्य सूचकांक KLC कंपोजिट। स्टॉक एक्सचेंज इंडोनेशिया शेयर मूल्य सूचकांक जकार्ता कंपोजिट। स्टॉक एक्सचेंज फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक मिड डेक्स। स्टॉक एक्सचेंज ब्राजील शेयर मूल्य सूचकांक बोवेस्पा। स्टॉक एक्सचेंज दक्षिण कोरिया शेयर मूल्य सूचकांक सियोल कंपोजिट। स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर शेयर मूल्य सूचकांक स्ट्रेट्स टाइम्स। स्टॉक एक्सचेंज टोक्यो शेयर मूल्य सूचकांक निकी। स्टॉक एक्सचेंज थाईलैंड शेयर मूल्य सूचकांक सेट। स्टॉक एक्सचेंज ताइवान शेयर मूल्य सूचकांक 3। स्टॉक एक्सचेंज सिंगापुर शेयर मूल्य सूचकांक सीमेक्स। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक। पहला BSE सेंसेक्स
ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। आधार वर्ष 1978 से 1979 ईस्वी, जो 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा BSE 200, इसका आधार वर्ष 1989 से 1990 ईस्वी है। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का ये सूचकांक 200 शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा डोलेक्स, आधार वर्ष 1989 से 1990 ईस्वी। BSE 200 सूचकांक के डॉलर मूल्य सूचकांक को ही डोलेक्स कहते हैं। चौथा NSE 50, यह सूचकांक राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली से संबंध है। इसका नया नाम अब है S&P CNX निफ्टी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कुल बैंक जमा का लगभग 91% भाग नियंत्रित किया जाता है। भारतीय स्टेट बैंक समूह सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा समूह है। ये समूह कुल बैंक जमा के प्राय 30% भाग को नियंत्रित करता है। निजी क्षेत्र के नए बैंकों में सर्वप्रथम UTI बैंक मुख्यालय अहमदाबाद ने 23 अप्रैल 1994 ईस्वी से काम करना शुरू किया। बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वॉलंटियरी रिटायरमेंट 1 नवंबर 2000 ईस्वी को लागू हुई। वाणिज्यिक बैंकों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को लागू करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। भूमि विकास बैंक को बंधक बैंक के रूप में 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। यह बैंक मूलतः दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराती है। UTI बैंक का नाम 30 जुलाई 2007 ईस्वी से बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। सिक्किम और गोवा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। पृष्ठ 295। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई, जिसने 1 जुलाई 1966 ईस्वी से कार्य प्रारंभ किया। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक लिमिटेड की स्थापना 17 मार्च 1997 ईस्वी को कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की गई। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसकी अधिकृत पूंजी 1000 करोड़ रुपए है। अस्वस्थ औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण के उद्देश्य से 20 मार्च 1985 ईस्वी को भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना हुई। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। इसके 7 जोनल तथा 100 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1972 ईस्वी में भारतीय साधारण बीमा निगम GIC की स्थापना हुई। निजी क्षेत्र के पंजीकृत बैंक नाम UTI बैंक, कोष्ठक में एक्सिस बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, स्थापना वर्ष 28/2/1994। ICICI बैंक, पंजीकृत कार्यालय बड़ौदा, स्थापना वर्ष 17/5/1994। ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, पंजीकृत कार्यालय सिकंदराबाद, स्थापना वर्ष 6/9/1994। इंडस इंड बैंक, पंजीकृत कार्यालय पुणे, स्थापना वर्ष 2/4/1994। टाइम्स बैंक, पंजीकृत कार्यालय फरीदाबाद, स्थापना वर्ष 26/4/1995। HDFC बैंक, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 5/1/1995। सेंचुरियन बैंक, पंजीकृत कार्यालय पणजी, स्थापना वर्ष 13/1/1995। बैंक ऑफ पंजाब, पंजीकृत कार्यालय चंडीगढ़, स्थापना वर्ष 5/4/1995। IDBI बैंक, पंजीकृत कार्यालय इंदौर, स्थापना वर्ष 28/9/1995। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 30/5/1995। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कराने वाली शीर्ष संस्था है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना हुई। जनवरी 2001 में इसकी प्राधिकृत पूंजी 5000 करोड़ रुपए थी। केंद्र को सर्वाधिक निविल कोष्ठक में नेट राजस्व की प्राप्ति सीमा शुल्कों से होती है। इस राजस्व का बंटवारा केंद्र राज्यों के साथ नहीं करता। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से बैंकिंग बैंक के रूप में कार्य करने वाला प्रथम बैंक कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है। पूर्व नाम महिंद्रा फाइनेंस कंपनी। 1 फरवरी 1964 ईस्वी को संसदीय अधिनियम से भारतीय यूनिट ट्रस्ट को स्थापित किया गया, जो अब निजी क्षेत्र की कंपनी हो गई है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को माइक्रो फाइनेंस 50,000 तक की राशि उधार देने को कहा जाता है कि बढ़ती हुई मांग एवं उपयोगिता को देखते हुए सरकार ने इसे नियामक निकाय बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में लोकसभा में 20 मार्च 2007 ईस्वी को पेश किया गया संबंधित विधेयक है द माइक्रो फाइनेंशियल सेक्टर
कोष्ठक में डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007। इस विधेयक के तहत एक कोष के सृजन का प्रावधान किया गया है जिसका नाम है माइक्रो फाइनेंस डेवलपमेंट एंड इक्विटी फंड। इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद जो भी कंपनियां माइक्रो फाइनेंस उपलब्ध कराती हैं उनके लिए नाबार्ड से पंजीयन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे ग्राहकों को इस प्रकार की सेवा उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। पंजीयन हेतु पंजीयन कराने की इच्छुक संस्था के पास न्यूनतम 5 लाख की जमा राशि का होना अनिवार्य शर्त होगी। विधेयक के अनुसार ऐसी संस्थाएं 50,000 रुपए तक की राशि उधार दे पाएंगी। सिर्फ आवास ऋण के मामले में 1.50 लाख तक की राशि उधार देने की प्रावधान किया गया है। देश का प्रथम मोबाइल बैंक। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में देश का प्रथम मोबाइल बैंक चालू किया गया। इस चलंत यानी कि मोबाइल अर्थात चलते फिरते बैंक का नाम लक्ष्मी वाहिनी बैंक है। 1 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित ये बैंक एक वैन में है जिस पर कुछ कर्मचारी कार्यरत है। वैन में ये मोबाइल बैंक गांव-गांव जाती है और लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती है। कमजोर बैंकों की पुनर्संरचना हेतु सिफारिशें देने के लिए MS वर्मा समिति का गठन किया गया। देश का पहला तैरता ATM। 9 फरवरी 2004 ईस्वी को देश का पहला तैरता ATM स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कोच्चि, केरल में शुरू किया गया। ये ATM केरला शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन के झनकार नामक स्टीमर में लगाया गया है। झनकार नामक ये स्टीमर एर्नाकुलम और वियपीन के बीच चलता है। बेसल द्वितीय नया वित्तीय अनुशासन है जो लागत पूंजी तक पहुंच और प्रतिस्पर्धा बनाए रखने हेतु बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को प्रोत्साहन देता है तथा उसका स्थायित्व सुनिश्चित करता है। यह वित्तीय अनुशासन जोखिम प्रबंधन से संबंध है। इसके अनुसार जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील या अप्रत्याशित घाटे की स्थिति से निपटने हेतु बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करने को कहा जाता है। बेसल द्वितीय के नियमों को बैंकों में वर्ष 2006 ईस्वी से लागू किया गया है। चलैया समिति का गठन कर ढांचे में सुधार के लिए परामर्श देने हेतु 1959 ईस्वी में किया गया था। इस समिति ने छोटे व्यापारियों के लिए एक मुश्त आयकर योजना की सिफारिश की थी। साथ ही गैर कृषकों की 25,000 रुपए से अधिक की वार्षिक कृषि आय पर आयकर लगाने की संस्तुति की थी। भारत में प्रतिभूति मुद्रण तथा सिक्कों का उत्पादन। पहला, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, नासिक रोड, महाराष्ट्र। इसकी 2 इकाइयां हैं। पहला स्टैंप प्रेस और दूसरा सेंट्रल स्टैंप डिपो। नासिक रोड स्थित भारत प्रतिभूति मुद्रणालय कोष्ठक में टकसाल एवं छापे खाने में डाक सामग्री, डाक टिकट, जुडिशियल कोष्ठक में अदालती एवं नॉन जुडिशियल गैर अदालती स्टैंप, विभिन्न बैंकों RBI, SBI आदि के चेकों, बॉन्डों, राष्ट्रीय बचत पत्रों, पोस्टल ऑर्डर, पासपोर्ट, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों आदि के अलावा राज्य सरकारों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय निगमों आदि के प्रतिभूति पत्रों को छापा जाता है। दूसरा, सिक्योरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 1967 से 1968 में स्थापित इस यूनिट को बैंक और करेंसी नोट, कागज तथा गैर अदालती स्टैंप पेपर की छपाई में प्रयोग होने वाले कागज के उत्पादन हेतु शुरू किया गया था। तीसरा, बैंक नोट प्रेस, देवास, मध्य प्रदेश। ये यूनिट बैंक नोट प्रेस की स्याही का कारखाना और प्रतिभूति पत्रों की स्याही का निर्माण करता है और यहाँ 20, 50, 100 तथा 500 रुपए के नोट छापे जाते हैं। चौथा, करेंसी नोट प्रेस, नासिक, महाराष्ट्र। यहाँ 5, 10, 50, 100, 500 तथा 1000 रुपए के नोट छापे जाते हैं और उनकी आपूर्ति यहाँ से की जाती है। पांचवा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। कोष्ठक में स्थापित 1982 ईस्वी। यह मूलतः दक्षिण राज्यों व देश के अन्य हिस्सों हेतु केंद्रीय उत्पाद शुल्क टिकट के अलावा अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड तथा टिकट छपे लिफाफे छापे जाते हैं। छठा, साल्वोनी, पश्चिम बंगाल तथा मैसूर, कर्नाटक के छापे खाने। इन नए व अत्याधुनिक करेंसी नोट प्रेसों में भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नियंत्रण में करेंसी नोटों की छपाई होती है। पृष्ठ 296। सातवां, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद तथा नोएडा में क्रमशः 1880, 1903, 1950 तथा 1989 ईस्वी में सरकारी टकसालें स्थापित की गई जहां घरेलू आवश्यकताओं के लिए सिक्के डाले जाते हैं, सोने और चांदी की परख की जाती है और तमगों का उत्पादन किया जाता है। भारतीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, यहाँ पर रुपए का प्रतीक चिन्ह बना हुआ है।
15 जुलाई 2010 ईस्वी भारतीय कैबिनेट ने IIT मुंबई के डी उदय कुमार द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को वैधानिक रूप से स्वीकार अंगीकार कर लिया है। ये प्रतीक चिन्ह अक्षर र और अंग्रेजी अक्षर R का एक सुंदर समावेशन है। इसी के साथ भारतीय मुद्रा विश्व में अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, जापानी येन तथा यूरोपीय यूरो के बाद ऐसी 5वीं मुद्रा है जिसका अपना स्वयं का एक प्रतीक चिन्ह है। महत्वपूर्ण समितियां अथवा आयोग। महालनोबिस समिति संबंधित राष्ट्रीय आय, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित गरीबी उन्मूलन, राजा चलैया समिति संबंधित कर सुधार, गोयपोरिया समिति संबंधित बैंक सेवा सुधार, मल्होत्रा समिति संबंधित बीमा क्षेत्र में सुधार, महाजन समिति संबंधित चीनी उद्योग, स्वामीनाथन समिति संबंधित जनसंख्या नीति, दांतवाला समिति संबंधित बेरोजगारी के अनुमान, गोस्वामी समिति संबंधित औद्योगिक रुग्णता, जानकी रमन समिति संबंधित प्रतिभूति घोटाला, BS व्यास समिति संबंधित कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार, रोखी समिति संबंधित अप्रत्यक्ष कर, सरकारिया समिति संबंधित केंद्र राज्य संबंध, रंगराजन समिति संबंधित भुगतान संतुलन, आबिद हुसैन समिति संबंधित लघु उद्योग, सच्चर समिति संबंधित मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन, S तारापौर समिति संबंधित रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता, भंडारी समिति संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना, भूरेलाल समिति संबंधित मोटर वाहन करों में सुधार, खुसरो समिति संबंधित कृषि साख, नरसिम्हन समिति संबंधित वित्तीय कोष्ठक में बैंकिंग सुधार, शाह आयोग संबंधित अवैध खनन, डॉक्टर कीर्ति S पारिक समिति संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य प्रणाली पर सुझाव, मदन मोहन पुंची आयोग संबंधित केंद्र राज्य संबंधों पर नए सिरे से विचार करने हेतु, रघुराम राजन समिति संबंधित राज्यों के पिछड़ेपन की माप के लिए मिश्रित सूचकांक विकसित करने हेतु, सुब्बा राव समिति संबंधित मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु, अभिजीत सेन समिति संबंधित कृषिगत उत्पादों के थोक व खुदरा मूल्य पर फ्यूचर ट्रेडिंग हेतु, मालेगांव समिति संबंधित लेखा मानकों पर सुझाव हेतु, दवे समिति संबंधित असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन योजना, सैम पित्रोदा समिति संबंधित रेलवे आधुनिकीकरण हेतु, रंगराजन समिति संबंधित चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने हेतु, श्री कृष्णा समिति संबंधित पृथक तेलंगाना राज्य के गठन संबंधित, मुदगल समिति संबंधित फिल्मों के प्रसारण के लिए सेंसर बोर्ड के प्रमाण पत्र मामले में सुझाव देने हेतु, अरविंद मायाराम समिति संबंधित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI व विदेशी संस्थागत निवेश FII के अंतर संबंध में स्पष्टीकरण लाने हेतु, शिवराज पाटिल समिति संबंधित दूरसंचार कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं की जांच हेतु, संयुक्त संसदीय समिति संबंधित 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु PC चाको की अध्यक्षता में बनी इस समिति में लोकसभा के 20 व राज्यसभा के 10 सदस्य हैं। विजय केलकर समिति संबंधित पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी कटौती, VK शुंगलू समिति संबंधित राष्ट्रमंडल खेल आयोजन वित्तीय घोटाला की जांच, JS वर्मा समिति संबंधित दिल्ली में 16 दिसंबर 2012 को चलती बस में एक छात्रा के साथ हुए गैंग रेप की घटना के बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानूनों की समीक्षा करने के लिए गठित नवीन समिति। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय एवं व्यापारिक संगठन एवं संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF की स्थापना अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 1944 ईस्वी में हुए सम्मेलन के निर्णय पर 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को वॉशिंगटन अमेरिका में की गई। 1 मार्च 1947 ईस्वी से IMF ने कार्य करना शुरू किया। IMF की सदस्य संख्या शुरू में 40 थी जो अब 188 हो गई है। इसका नवीनतम सदस्य देश दक्षिणी सूडान है जो 18 अप्रैल 2012 ईस्वी को IMF का सदस्य बना। IMF के कार्य व उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों के मध्य वित्तीय और मौद्रिक या आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना, विश्व व्यापार का संतुलित विस्तार करना, असंतुलन की मात्रा एवं अवधि में कमी करना, बहुपक्षीय भुगतानों की व्यवस्था करके विनिमय प्रतिबंधों को समाप्त अथवा न्यूनतम करना और सदस्य देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। पृष्ठ 291। IMF एवं भारत
भारत उन प्रारंभिक 44 देशों में से एक है जिन्होंने ब्रेटन वुड्स अमेरिका सम्मेलन में भाग लिया था। IMF के आर्थिक साधन। प्रत्येक सदस्य देश को अपने निर्धारित अभ्यंश का 75% अपनी मुद्रा में तथा शेष 25% स्वर्ण या डॉलर में जमा करना अनिवार्य। कोष्ठक में 1976 के संशोधन प्रावधान के अनुसार है। भारत शुरू में उन 5 देशों में से एक था जिनके अभ्यंश सबसे अधिक थे, पर 1970 ईस्वी के बाद अन्य देशों का कोटा अधिक हो जाने के कारण संचालक मंडल में भारत की स्थायी सदस्यता समाप्त हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से भुगतान शेष की कठिनाइयों को दूर करने हेतु भारत ने समय समय पर 1991 से 2000 ईस्वी ऋण ले लिया है। 31 मार्च 2000 ईस्वी के बाद भारत ने IMF से कोई ऋण नहीं लिया है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी से 2 जुड़वां संस्थाएं उत्पन्न हुई थी। पहला IMF और दूसरा IBRD। कोष्ठक में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक। IBRD को ही वर्ल्ड बैंक के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुई और जिसने जून 1946 ईस्वी से कार्य आरंभ किया। मार्च 2010 ईस्वी में इसके सदस्यों की संख्या 186 थी। IMF एवं IBRD एक दूसरे की पूरक संस्थाएं हैं। IBRD जिन संस्थाओं के साथ मिलकर विश्व बैंक के रूप में सामने आई, उन संस्थाओं में शामिल हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ एवं तीसरा बहुपक्षीय विनियोग गारंटी अभिकरण MIGA। वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य विश्व युद्ध से जर्जर हुई पीड़ित देशों की अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक पुनर्निर्माण करना। दूसरा, सदस्य देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना। तीसरा, अल्प विकसित देशों के आर्थिक पुनर्संरचना में योगदान देना। चौथा, सदस्य राष्ट्रों में पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पूंजी उपलब्ध कराना। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दीर्घकालीन संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना। GATT प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता GATT 30 अक्टूबर 1947 ईस्वी को जिनेवा, स्विट्जरलैंड में हुआ। इस समझौते में 23 देश शामिल थे। GATT का समझौता 1 जनवरी 1948 ईस्वी से लागू हुआ। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित था। GATT के मुख्य सिद्धांत थे: बिना किसी भेदभाव के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने चाहिए, परिमाणात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति और व्यापारिक वाद विवादों का निपटारा संबंधित राष्ट्रों के आपसी विचार विमर्श से होना चाहिए। GATT का अस्तित्व 12 दिसंबर 1995 ईस्वी को समाप्त कर इसके स्थान पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी से विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना की गई। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 2013 ईस्वी में WTO के सदस्य देशों की संख्या 159 हो गई। तजाकिस्तान WTO का 159वां सदस्य देश बना था। भारत भी WTO का सदस्य देश है। WTO के उद्देश्य विश्व के संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कर सतत विकास की अवधारणा को अंगीकार कर विश्व के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, पर्यावरण का संरक्षण तथा सुरक्षा करना, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन तथा व्यापार को बढ़ावा देकर प्रभावपूर्ण मांग उत्पन्न करना एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि कर विश्व से बेरोजगारी दूर करना। WTO में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त इसका मंत्री स्तरीय सम्मेलन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जिसका आयोजन प्रायः प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। भारत में आयात निर्यात के प्रोत्साहन हेतु शिखर संस्था निर्यात आयात बैंक एक्जिम बैंक है। इसकी स्थापना जनवरी 1982 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा आयात निर्यात हेतु वित्त व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए की गई। भारत की प्रमुख वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 अप्रैल 1935 ईस्वी। भारतीय जीवन बीमा निगम, मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष सितंबर 1956 ईस्वी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, मुख्यालय लखनऊ, स्थापना वर्ष अप्रैल 1990 ईस्वी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी। भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना वर्ष 1 जुलाई 1955 ईस्वी। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 ईस्वी। भारतीय निर्यात आयात बैंक, स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1982 ईस्वी। भारतीय साधारण बीमा निगम, स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1972 ईस्वी। राष्ट्रीय आवास बैंक, स्थापना वर्ष जुलाई 1988 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक निगम, स्थापना वर्ष 1948 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक ऋण व निवेश निगम,
स्थापना वर्ष जनवरी 1955 ईस्वी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट मुख्यालय मुंबई, स्थापना वर्ष 1 फरवरी 1964 ईस्वी। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, स्थापना वर्ष 20 मार्च 1985 ईस्वी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थापना वर्ष 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक, स्थापना वर्ष 12 जुलाई 1982 ईस्वी। भारत में मुद्रा, बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, मनी, बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया। भारतीय वित्त व्यवस्था, इंडियन फाइनेंस सिस्टम, भारत की वित्त व्यवस्था को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला भारतीय मुद्रा बाजार और दूसरा भारतीय पूंजी बाजार। वित्त व्यवस्था उसे कहते हैं जिसमें विभिन्न पक्षों द्वारा वित्त यानी कि फाइनेंस की मांग होती है और उस मांग की पूर्ति की एक आधारभूत संरचना और प्रक्रियागत व्यवस्था होती है। व्यापारी गण विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यक्तियों, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, औद्योगिक कंपनियों तथा सरकार द्वारा वित्त की मांग की जाती है और उन मांगों की पूर्ति के लिए वित्त की सुदृढ़ व्यवस्था की जाती है। वित्त की मांगों की पूर्ति के लिए देश में बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं जैसी संस्थाओं को इसका उत्तरदायित्व सौंपा गया है। भारतीय करेंसी व्यवस्था की इकाई रुपया है, जिसमें कागजी करेंसी और सिक्के दोनों प्रचलित हैं। भारत में रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। पृष्ठ 292। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। 1 रुपए के नोट जिसका मुद्रण बंद किया जा चुका है एवं सिक्के को भारत सरकार का वित्त मंत्रालय निर्गत करता है, जबकि इसके अतिरिक्त अन्य करेंसी नोटों 5, 10, 20, 50, 100, 500 तथा 1000 को भारतीय रिजर्व बैंक निर्गत करता है। भारतीय मुद्रा बाजार के 3 भाग कहे जा सकते हैं। पहला संगठित क्षेत्र में बैंकिंग क्षेत्र, दूसरा मुद्रा बाजार का उप बाजार तथा तीसरा असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर, महाजन, सेठ, साहूकार, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, NBFCs जैसे परंपरागत स्रोत। भारत के ग्राम्य व कृषि क्षेत्र में असंगठित मुद्रा बाजार की भूमिका अब भी आवश्यक बनी हुई है। भारत के संगठित मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक RBI को शीर्ष संस्था माना जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, अन्य वित्तीय संस्थाएं तथा विदेशी बैंक भी इसी क्षेत्र में आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कोष्ठक में RBI के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक गतिविधियां के नियमन का नियंत्रण करता है। इसके मुख्य कार्य हैं सामान्य केंद्रीय बैंकिंग का कार्य और विकास व प्रवर्तन के कार्य। भारतीय रिजर्व बैंक के सामान्य केंद्रीय बैंकिंग के तहत किए जाने वाले कार्य। पहला बैंकों का बैंक, दूसरा सरकारी बैंकर की भूमिका, तीसरा करेंसी नोटों को निर्गत करना, कोष्ठक में 1 रुपए के नोट व सिक्कों को छोड़कर, चौथा आंकड़ों को संग्रहित कर उनका प्रकाशन करने का कार्य, पांचवा साख नियंत्रण का कार्य तथा छठा विदेशी विनिमय को नियंत्रित करने का कार्य। RBI निम्न तरीके से साख पर नियंत्रण करता है। पहला खुले बाजार की क्रियाओं के द्वारा, दूसरा नैतिक प्रभाव की नीति से, तीसरा बैंक दर व चयनात्मक साख नियंत्रण की नीति से, चौथा विभेदक ब्याज दरों की प्रणाली को अपनाकर, पांचवा तरलता संबंधी वैधानिक जरूरतों की पूर्ति करके तथा छठा बैंकों की नकद कोष से जुड़ी आवश्यकताओं में परिवर्तन द्वारा। RBI विकास संबंधी तथा प्रवर्तन कार्य के तहत पहला लोगों में बैंकिंग की आदत बढ़ाने के लिए योजनाओं का निर्माण करता है, दूसरा सेविंग्स बचतों को बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से औद्योगिक उत्पादन व व्यापारिक विकास के लिए उपलब्ध कराता है, तीसरा मुद्रा बाजार पर प्रतिबंधात्मक नियंत्रण की भूमिका का निर्वाह करता है। RBI संस्थागत कृषि साख की सुविधाओं की व्यवस्था भी कराता है। RBI के इस उद्देश्य के तहत 1963 ईस्वी में कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई। भारतीय यूनिट ट्रस्ट UTI की स्थापना 1964 ईस्वी लोगों में बैंकिंग की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु की गई। मुद्रा बाजार, मनी मार्केट, ये वो बाजार है जहां उधार लेने तथा उधार देने वाली संस्थाएं अथवा व्यक्ति परस्पर लेन देन क्रिया करते हैं। इस बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। मुद्रा बाजार का उप बाजार एक विशेष प्रकार की प्रतिभूति बाजार है। इसकी प्रतिभूतियां इस प्रकार से हैं। पहला कॉल मुद्रा या अविलंब मुद्रा, कॉल मनी, दूसरा ट्रेजरी बिल,
14, 91, 182 तथा 364 दिनों की परिपक्वता वाले कोषागार विपत्र। तीसरा, व्यापारिक पत्र कमर्शियल पेपर। चौथा, जमा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी। पांचवा, पारस्परिक निधियां म्यूचुअल फंड्स। छठा, बैंकों की स्वीकृति बैंकर्स एक्सेप्टेंस। सातवां, संपार्श्विक ऋण कोलेटरल लोन। भारतीय वित्त व्यवस्था की संरचना। इसकी 3 शाखाएं हैं। संगठित क्षेत्र, सरकारी बैंक कोष्ठक में सहकारी साख संस्थाएं। तीसरा, असंगठित क्षेत्र। सरकारी बैंक कोष्ठक में सहकारी साख संस्थाओं की 4 शाखाएं हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्रीयकृत बैंक की 2 शाखाएं हैं। भारतीय स्टेट बैंक समूह और दूसरी राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक कोष्ठक में 19। भारतीय स्टेट बैंक समूह की 2 शाखाएं हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सहायक बैंक। निजी बैंक की भी 2 शाखाएं हैं, पहला अनुसूचित बैंक और दूसरा गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक की 2 शाखाएं हैं, भारतीय बैंक तथा विदेशी बैंक। विकास बैंक तथा अन्य गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की 5 शाखाएं हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। 5वीं, अन्य। मौद्रिक नीति के उद्देश्य। पहला, मुद्रा की तटस्थता। दूसरा, मूल्य स्थिरता। तीसरा, आर्थिक विकास। चौथा, पूर्ण रोजगार। 5वां, भुगतान संतुलन तथा विनिमय स्थिरता। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड DFHI की स्थापना 1988 ईस्वी में की गई। मुद्रा बाजार की इस संस्था का कार्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की कटौती दर कटौती की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स MMMFs मुद्रा बाजार की एक अन्य विशिष्ट संस्था है, स्थापित 1992 ईस्वी, जिसका उद्देश्य जरूरतमंदों को वित्त की उपलब्धि कराना है। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ ही पूर्व प्रचलित नया पैसा 1 अप्रैल 1957 से पैसा हो गया। देश का पूर्ण रूपेण प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक PNB संस्थापक लाला लाजपत राय, प्रमुख व्यक्ति की पर्सन KC चक्रवर्ती, मुख्यालय नई दिल्ली। 19 मई 1894 को भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत अनारकली बाजार लाहौर में इसके कार्यालय को पंजीकृत किया गया था तथा अविभाजित भारत के लाहौर शहर में इसे 1895 में स्थापित किया गया था। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है और भारत के 764 शहरों में इसकी लगभग 45,000 शाखाएं हैं। इसके लगभग 37 लाख ग्राहक हैं। बैंकर एल्मेनिक लंदन के अनुसार यह दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में 268वें स्थान पर है। यह भारत में प्रथम पंक्ति का बैंकिंग संस्थान है। पृष्ठ 293। PNB को ऐसा प्रथम भारतीय बैंक होने का गौरव प्राप्त है जो पूर्णतः भारतीय पूंजी से प्रारंभ किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 13 अन्य बैंकों के साथ जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 ईस्वी में 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर की गई थी। 1959 ईस्वी में 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर उन्हें स्टेट बैंक के सहायक का दर्जा प्रदान किया गया था। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 5 सहायक बैंक हैं। बैंकों को राष्ट्रीय नियोजन की मुख्य धारा में जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिनकी जमा राशि 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। पुनः 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 6 अन्य बड़े व्यापारिक बैंकों, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण किया गया। प्रथम चरण में राष्ट्रीयकृत नेशनलाइज्ड बैंक 1969 ईस्वी। पहला इंडियन बैंक, दूसरा कैनरा बैंक, तीसरा देना बैंक, चौथा बैंक ऑफ इंडिया, 5वां सिंडिकेट बैंक, छठा इलाहाबाद बैंक, 7वां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, 8वां यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 9वां पंजाब नेशनल बैंक, 10वां बैंक ऑफ बड़ौदा, 11वां इंडियन ओवरसीज बैंक, 12वां सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 13वां यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, 14वां बैंक ऑफ महाराष्ट्र। दूसरे चरण में राष्ट्रीयकृत बैंक 1980 ईस्वी। पहला न्यू बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा विजया बैंक, तीसरा आंध्रा बैंक, चौथा पंजाब तथा सिंध बैंक, 5वां कॉरपोरेशन बैंक, छठा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। नोट: 4 सितंबर 1993 ईस्वी को भारत सरकार ने न्यू बैंक ऑफ इंडिया का पंजाब नेशनल बैंक में विलय कर दिया।
अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 20 से घटकर 19 हो गई है। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट में मध्यम तथा दीर्घकाल के वित्त का प्रदान किया जाता है। पूंजी बाजार को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला गिल्ट एज्ड बाजार तथा दूसरा औद्योगिक प्रतिभूति बाजार। गिल्ट एज्ड बाजार में सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है। इस बाजार में रिजर्व बैंक के माध्यम से सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय किए जाने से इस क्षेत्र की प्रतिभूतियों में स्थिरता बनी रहती है। पूंजी बाजार के प्राथमिक प्राइमरी बाजार में निजी निगम क्षेत्र के नए अंशों तथा डिबेंचरों, सरकारी कंपनियों की प्राथमिक प्रतिभूतियों अथवा नई प्रतिभूतियों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बॉन्डों के निर्गमों की खरीद बिक्री की जाती है। वहीं पूंजी बाजार के द्वितीयक सेकेंडरी बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में होने वाली खरीद बिक्री तथा गिल्ट एंड बाजार में होने वाली खरीद बिक्री शामिल है। औद्योगिक उपक्रमों के शेयरों और डिबेंचरों का क्रय विक्रय औद्योगिक प्रतिभूति बाजार में किया जाता है। भारत के पूंजी बाजार के स्रोत, पहला अंश पूंजी, दूसरा ग्रहण पत्र। भारतीय पूंजी बाजार के अतिरिक्त स्रोत लीजिंग कंपनी, मर्चेंट बैंक, जोखिम पूंजी कंपनियां, म्यूचुअल फंड आदि। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड की संस्था है भारत यूनिट ट्रस्ट यूटीआई। भारत के छोटे निवेशक इन्वेस्टर्स स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से भी निवेश करते हैं और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते हैं। स्टॉक एक्सचेंजों में 49% तक ही विदेशी निवेश की अनुमति प्राप्त है। इनमें विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई अधिकतम 26% तथा शेष 23% संस्थागत विदेशी निवेश एफआईआई किया जा सकता है। विश्व का सर्वप्रथम संगठित शेयर बाजार 1602 ईस्वी में एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में स्थापित किया गया था। न्यूयॉर्क अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में भारत की 8 कंपनियां सूचीबद्ध है, जो इस प्रकार है। पहला टाटा मोटर्स, दूसरा एचडीएफसी, तीसरा आईसीआईसी बैंक, चौथा विप्रो, पांचवा एमटीएनएल, छठा डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज, सातवां विदेश संचार निगम लिमिटेड वीएसएनएल, आठवां सत्यम कंप्यूटर्स। लाभांश। शेयर होल्डरों के स्टॉक पर हुई कमाई को लाभांश कहा जाता है। शेयर कोष्ठक में अंश पूंजी। भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कंपनी को पूंजी के लिए अंशों का निर्गम करने का अधिकार प्राप्त है। इसे एकत्रित की गई पूंजी को शेयर अथवा अंश पूंजी कहा जाता है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड एसईबीआई सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी पूंजी बाजार में निवेश को संरक्षण प्रदान करने कोष्ठक में आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत तथा निवेशकों में विश्वास की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से की गई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता, दिल्ली तथा चेन्नई में है। स्थापना के समय 1988 ईस्वी सेबी की प्रारंभिक पूंजी 7.5 करोड़ थी। इस पूंजी के प्रवर्तक थे आईसीआईसीआई, आईएफसीआई तथा आईडीबीआई। सेबी की इसी अंश पूंजी के ब्याज से उसके दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न किए जाते हैं। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को भारत सरकार के एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। साथ ही इसे म्यूचुअल फंडों तथा स्टॉक मार्केट को नियंत्रित करने के अधिकार प्रदान किए गए। सेबी के अध्यक्ष पद का कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष का होता है, पर अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही कोई भी व्यक्ति इस पद पर कार्य कर सकता है। सेबी का प्रबंध 6 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। इनमें एक चेयरमैन भी होता है जिसे केंद्र सरकार नामित करती है। भारत की पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति सेबी को प्रदान की गई है। कोष्ठक में 30 जनवरी 1992 ईस्वी के अध्यादेश से सेबी ही अब किसी भी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान कर सकता है। शेयर बाजार के किसी सदस्य के किसी भी बैठक में मताधिकार के संबंध में नियम बनाने या किसी भी प्रकार का निर्देश देने या किसी नियम को संशोधित करने का अधिकार अब सेबी को ही प्राप्त है। संशोधित अधिनियम 1992। सेबी संशोधित विधेयक 2002 ईस्वी के अंतर्गत सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही लघु निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामलों में प्रतिदिन 1 लाख रुपए की दर से सेबी जुर्माना लगा सकती है। सेबी ने पूंजी बाजार के नियमन एवं स्वस्थ पूंजी बाजार हेतु कई कदम उठाए हैं, जिनमें सम्मिलित है। पहला, विदेशी संस्थागत निवेशकों पर नियंत्रण। दूसरा, शेयरों के मूल्य व प्रीमियमों का निर्धारण। तीसरा, अंडर राइटर्स नियमों को नियमित करना। चौथा, व्यावसायिक बैंकों में स्टॉक इन्वेस्ट योजना लागू करना आदि। पृष्ठ 294। भारत का व्यापार।
प्राचीन काल में भारत के व्यापारिक संबंध पश्चिम एशिया व यूरोपीय देशों तक से कायम थे। विदेशी भारत के उन्नत व्यापार को लक्ष्य कर ही भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार भारत में सोना नदी के समान बहता था। गोल्ड फ्लोड इन इंडिया लाइक अ रिवर। इतिहासकार बालकृष्ण ने अपनी पुस्तक कमर्शियल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, भारत और इंग्लैंड के मध्य व्यापारिक संबंध में लिखा है, अकेले ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 210 लाख पाउंड का सोना भारत में आया था। ब्रिटिश कालीन भारत में अंग्रेजों की दोहरी व्यापार नीति डुअल ट्रेड पॉलिसी से भारतीय व्यापार पर भिन्न भिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगने से भारतीय उद्योग नष्ट होते चले गए और उद्यमी निराश हताश हो श्रमिक बन भारत के भाग्य को कोसते चले गए। वी भट्ट के अनुसार 1927 से 1929 ईस्वी के बीच भारत की राष्ट्रीय आय का 2 से 3% भाग इंग्लैंड चला गया। यदि ये धनराशि भारत में ही विनियोजित होती तो देश का विकास दर बढ़ता और देश समृद्ध होता। द्वितीय विश्व युद्ध ने भारत के उद्योग व्यापार को फलने फूलने का मौका प्रदान किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी में भारत का विदेशी व्यापार औपनिवेशिक व्यापार कॉलोनियल ट्रेड का रूप लिए हुए था। इस कारण भारत का अधिकांश व्यापार ब्रिटेन व राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ और उनके ही हित में था और भारत को हानि ही हो रही थी। स्वतंत्र भारत में योजना काल में भारत का देशी विदेशी व्यापार उत्तरोत्तर वृद्धि करता गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में यद्यपि भारत के निर्यात में वृद्धि हुई, पर भारत का व्यापार घाटा बढ़ता चला गया, जिससे निपटने के लिए भारत सरकार को 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लाने को विवश होना पड़ा और भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 ईस्वी में भारत के निर्यात व्यापार में जूट, चाय, सूती वस्त्र, मसाले, अभ्रक, मैंगनीज, कृषि व उससे संबद्ध वस्तुएं ही प्रमुख थी। योजना काल में भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता चला गया और प्रारंभिक वस्तुओं का महत्व गौण होता गया। 1950 ईस्वी में भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात का 20% था, जो 1992 ईस्वी में गिरकर 0.53% रह गया। वर्ष 1990 में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 0.5% था, जो आंशिक रूप से बढ़कर वर्ष 2003 ईस्वी में 0.8% हो गया और 2004 ईस्वी में 1.1% और 2006 ईस्वी में 1.5% हो गया। नियोजन काल में निर्यात संवर्धन के लिए भारत सरकार ने सर्वप्रथम डिसूजा समिति स्थापित 1957 ईस्वी की स्थापना की। विश्व व्यापार संगठन WTO विश्व व्यापार रिपोर्ट 2006 ईस्वी के अनुसार 2009 ईस्वी तक विश्व के वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल विदेशी व्यापार में भारत का अंश 2% हो जाएगा। 2006 ईस्वी में विश्व व्यापार में भारत का अंश 1.2% था, जिसके 2009 ईस्वी में 1.5% होने की संभावना जताई गई। प्रथम योजना काल 1951 से 1956 के दौरान भारत का व्यापार घाटा औसतन प्रतिवर्ष 130 करोड़ रुपए का रहा, जिसका मुख्य कारण योजना अवधि में औद्योगिकीकरण के कारण विदेशों से भारी मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना था। द्वितीय योजना के बीच भारत का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष 367 करोड़, तृतीय योजना के बीच भारत का व्यापार घाटा प्रतिवर्ष 944 करोड़, कुल 4719 करोड़ हो गया। चौथी योजना कोष्टक में 1969 से 1974 के बीच वर्ष 1972 से 1973 ईस्वी में पहली बार देश का व्यापार संतुलन अनुकूल रहा, जब निर्यात आयातों की अपेक्षा 104 करोड़ रुपए अधिक रहा। नियोजन काल में भारत का विदेशी व्यापार 2 वर्षों 1972 से 1973 तथा 1976 से 1977 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में प्रतिकूल ही रहा। 1991 ईस्वी के बाद भारत में उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीति बनने से भारत के निर्यात में विनिर्मित वस्तुओं का महत्व बढ़ता जा रहा है। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी 2011 ईस्वी में 2.04% हो गई, जबकि 2012 ईस्वी के जनवरी से अक्टूबर के बीच विश्व व्यापार में भारत का निर्यात प्रतिशत 1.60 दर्ज किया गया। पृष्ठ 289। भारत का विदेशी व्यापार, आयात संरचना, इंपोर्ट कॉम्पोजिशन। भारत की आयात संरचना में मुख्यतः 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल हैं। पहला, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, धातुएं, अलौह धातुएं, परिवहन साधन। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, कागज, औषधियां, विद्युत उपकरण आदि। निर्यात संरचना, एक्सपोर्ट कॉम्पोजिशन। पहला, पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीन, धातुएं, अलौह धातुएं, परिवहन साधन। दूसरा, उपभोक्ता वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, वस्त्र, कागज, औषधियां, विद्युत उपकरण आदि।
निर्यात संरचना, एक्सपोर्ट कंपोजिशन। पहला, पूंजीगत वस्तुएं, लोहा, इस्पात, मशीनें, परिवहन उपकरण, सिलाई मशीन, इंजीनियरिंग वस्तुएं आदि। दूसरा, कच्चा माल, ऊन, रुई, खालें, हीरा जवाहरात, खनिज पदार्थ, कच्चा लोहा, मैंगनीज आदि। तीसरा, खाद्यान्न, चाय, अनाज, मसाले, कॉफी, काजू, तंबाकू आदि। चौथा, विनिर्मित वस्तुएं, जूट का सामान, कपड़ा, जूते, खेल का सामान, रसायन, सीमेंट, तैयार कपड़े, रेशम के वस्त्र, चमड़े का सामान आदि। व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। व्यापार संतुलन से अभिप्राय देश के आयात व निर्यात के व्यापार शेष से है। यदि किसी देश के आयातों का मूल्य कम और निर्यातों का अधिक होता है तो ऐसे अंतर अनुकूल कोष्ठक में फेवरेबल व्यापार संतुलन कहलाता है, पर जब आयातों का मूल्य अधिक और निर्यातों का कम होता है तो ऐसा अंतर प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहलाता है। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। भारत के विदेशी व्यापार की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता दिख रहा है। 2005 ईस्वी के बाद भारत के विदेशी व्यापार में चीन और आसियान के सदस्य देशों की भागीदारी बढ़ती जा रही है, जो संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है। 2006 ईस्वी में वैश्विक वस्तुगत व्यापार में भारत का अंश 1.2% था, जो 2009 ईस्वी में बढ़कर 1.5% हो गया। भारत की विदेशी व्यापार नीति 2009 से 2014। प्रमुख बिंदु, 2014 तक देश के निर्यात को दोगुना करना, 2011 तक निर्यात को $200 अरब तक पहुंचाना, निर्यातोन्मुख इकाइयों को अपने उत्पादों का 90% हिस्सा घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति, ECGC योजना का लाभ 2010 तक जारी, शुल्क हकदारी पासबुक योजना दिसंबर 2010 तक बढ़ाई गई। भारत को हीरे का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाने के लक्ष्य से हीरा एक्सचेंज, डायमंड एक्सचेंज स्थापित करना, निर्यातकों को 2% ब्याज अनुदान की योजना 31 मार्च 2010 तक बढ़ाई गई। निर्यातोन्मुख और STPI इकाइयों को 2010 से 2011 में भी आयकर में छूट देना जारी रखना। फोकस बाजार स्कीम के तहत 26 नए बाजार शामिल करना और प्रोत्साहन बढ़ाना। उत्तर पूर्वी राज्यों के बागवानी उत्पादों को फोकस उत्पाद योजना का लाभ। समुद्री उत्पाद, रत्न आभूषण क्षेत्र के निर्यातकों हेतु विशेष प्रोत्साहन। चाय निर्यातकों को मूल्य वर्धन की शर्तों में ढील। जल्दी खराब होने वाले कृषि उपजों हेतु एकल खिड़की व्यवस्था की मंजूरी। समुद्री उत्पाद, औषधि, हथकरघा क्षेत्र हेतु रियायतें। निर्यातकों की डॉलर ऋण संबंधी जरूरतों के संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन। मंदी से प्रभावित चमड़ा निर्यातकों को कच्चे चमड़े के पुनः निर्यात की सुविधा। भारत का व्यापार संतुलन निरंतर प्रतिकूल बने रहने के कारण चालू खाते में घाटे की स्थिति लगातार बनी हुई है। 2008 से 2009 ईस्वी में ये घाटा GPP का -2.5% था। वर्ष 2011-2012 में भारत के शीर्ष 3 आयातक देश, पहला चीन, दूसरा UAE और तीसरा सऊदी अरब। वर्ष 2011-2012 में भारत से होने वाले निर्यात के शीर्ष 3 गंतव्य देश, पहला UAE, दूसरा USA और तीसरा चीन। वर्ष 2011 में भारत का कुल विश्व व्यापार में अंश निर्यात के क्षेत्र में जहां 1.7% रहा, वहीं आयात 2.5% रहा। वर्ष 2012 जनवरी से अक्टूबर तक में कुल विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश 1.6% था। 2011 से 2012 में भारत के समग्र विदेशी व्यापार में भारत के 3 शीर्ष प्रमुख भागीदार देशों का अवरोही क्रम, एक चीन 9.52%, दूसरा UAE 9.03% और तीसरा अमेरिका 7.46%। भारत का विदेशी व्यापार नवीनतम आंकड़े एक दृष्टि में अप्रैल-मार्च निर्यात डॉलर मूल्य में 2012 से 2013 में $300.40 अरब, 2013 से 2014 में $312.36 अरब। अप्रैल-मार्च आयात 2012 से 2013 में $490.74 अरब, 2013 से 2014 में $450.95 अरब, कोष्ठक में -8.11। व्यापार शेष वर्ष 2012 से 2013 में -190.34 अरब, 2013 से 2014 में -138.59 अरब। रुपए में निर्यात 2012 से 2013 में 16,34,319 करोड़ रुपए, 2013-2014 में 18,92,892 करोड़ रुपए, कोष्ठक में 15.82। आयात
2012-2013 में 26,69,162 करोड़ रुपए, 2013 से 2014 में 27,19,206 करोड़ रुपए, कोष्ठक में 1.87। व्यापार शेष 2012 से 2013 में 10,34,843 करोड़ रुपए, 2013 से 2014 में 8,26,314 करोड़ रुपए। नोट: कोष्ठक में प्रदत्त आंकड़े पूर्व वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाते हैं। वर्ष 2011-2012 में भारत के सेवा निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर बीमा 35.3% का रहा। वर्ष 2011 से 2012 में भारत का कुल आयात 499.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 30.3% अधिक था। वर्ष 2011 से 2012 में भारत का व्यापार घाटा 189.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, कोष्ठक में जीडीपी का 10.2% था, कोष्ठक में विश्व में सर्वाधिक। वर्ष 2011-2012 में भारत में तेल के आयात में लगभग 47% की वृद्धि हुई और सोने चांदी में 49% की वृद्धि हुई। वर्ष 2011-2012 में भारत के सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात का अंश सर्वाधिक रहा, जो 43.7% था। भारत का भुगतान संतुलन चालू खाता घाटा CAD के 2011-2012 में 4.2% तक पहुंचने के बाद 2012 से 2013 के पूर्वार्ध में सकल घरेलू उत्पाद का 4.6% हो गया। भुगतान संतुलन में सुधार करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 19 अगस्त 1944 ईस्वी में रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया। वित्तीय वर्ष 2010-2011 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के निर्यातों का सर्वाधिक बड़ा खरीदार रहा। भारत ने इस वित्तीय वर्ष में अमेरिका को 10.7% वस्तुओं का निर्यात किया, जो विश्व के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक था। 2010 ईस्वी में भारत के वस्तुगत निर्यात में 31% वृद्धि दर्ज की गई, जिस कारण वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.2% से बढ़कर 1.4% हो गई। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट 2011 ईस्वी के अनुसार 2010 ईस्वी में भारत से वस्तुओं व सेवाओं का कुल निर्यात क्रमशः $216 अरब तथा $110 अरब का रहा। इस वजह से जहां वस्तुओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 20वां रहा, वहीं सेवाओं के निर्यात में भारत का स्थान विश्व में 10वां रहा। पृष्ठ 290। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार सोने के आयात पर आयात शुल्क उसके मूल्य का 1.5% तथा चांदी के आयात पर यह उसके मूल्य का 6% होगा। पूर्व में सोने के आयात पर आयात शुल्क 300 रुपये प्रति 10 ग्राम व चांदी के आयात पर 1500 प्रति किलोग्राम था। निवेश आयोग। केंद्र सरकार ने देश में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 27 अक्टूबर 2004 ईस्वी को निवेश आयोग का गठन किया। एस तारापौर समिति का गठन पूंजी खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता हेतु किया गया। भुगतान संतुलन से अभिप्राय किसी देश का अन्य देश के लोगों के साथ एक वर्ष में होने वाले समस्त लेन देन से होता है। भुगतान संतुलन खाते के दो भाग होते हैं, ए चालू खाता करंट अकाउंट और बी पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट। ए चालू खाता, इसके अंतर्गत वस्तुगत व्यापार कोष्ठक में आयात प्लस निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदें कोष्ठक में बीमा, परिवहन, उपहार, पर्यटन आदि की लेनदारियों व देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है। बी पूंजी खाता, इसके अंतर्गत पूंजीगत लेन देन कोष्ठक में करेंसी लदान, स्वर्ण हस्तांतरण, ऋणों की प्राप्तियां व अदायगियां आदि की प्रविष्टियां की जाती हैं। 2008-2009 में भारत के निर्यातों में डॉलर मूल्य में मात्र 13.6% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि आयातों में वृद्धि 20.7% हुई। ऐसा निर्यात व आयात दोनों में ही ऋणात्मक वृद्धियों के कारण हुआ। 2010 ईस्वी में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत का अंश 3% था। भारत का विदेशी व्यापार कोष्ठक में आयात तथा निर्यात जिन देशों के साथ होता है उन्हें निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। तेल निर्यातक देश OPEC कंट्रीज, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब। दूसरा, पूर्वी यूरोप के देश रूस, जर्मनी, रोमानिया। तीसरा, आर्थिक सहयोग तथा विकास के लिए संगठन वाले देश OECD कंट्रीज। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के देश सम्मिलित हैं। ए उत्तरी अमेरिकी देश अमेरिका, कनाडा। बी यूरोपियन आर्थिक समुदाय के देश फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम।
सी. एशिया एवं भूमध्य सागरीय देश ऑस्ट्रेलिया और जापान। चौथा, विकासशील देश अफ्रीका तथा एशिया महाद्वीप के देश एवं अमेरिका तथा कैरिबियन विकासशील देश कोष्ठक में तेल निर्यातक देशों को छोड़कर। निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निर्यात वृद्धि के लिए पुराने निर्यातकर्ताओं को तथा नए व्यक्तियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए निर्यातकर्ताओं को अनुदान राशि एवं बैंक ऋण प्रदान किए जाते हैं। आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विदेशों से आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर उनका कोई निकट स्थानापन्न क्लोज सब्स्टिट्यूट देश में ही उत्पादित किया जाता है। भारत के प्रमुख व्यापार भागीदार कुल व्यापार कोष्ठक में निर्यात प्लस आयात में प्रतिशत हिस्सा देश यूएई 2011 से 2012 9.03, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल सितंबर 9.74, देश चीन 2011-2012 9.52, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल सितंबर 8.95, देश अमेरिका 2011 से 2012 7.46, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 8.23, देश सऊदी अरब 2011 से 2012 4.63, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 5.43, देश स्विट्जरलैंड 2011 से 2012 4.22, 2012 से 2013 अप्रैल से सितंबर 3.50, देश हांगकांग 2011 से 2012 2.97, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 2.53, देश जर्मनी 2011 से 2012 3.50, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 2.75, देश सिंगापुर 2011 से 2012 3.21, 2012 से 2013 2.53, देश इंडोनेशिया 2011 से 2012 2.68, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 2.50, देश बेल्जियम 2011 से 2012 2.22, 2012 से 2013 अप्रैल से सितंबर 1.91, देश कोरिया रिपब्लिक 2011 से 2012 2.20, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 2.30, देश जापान 2011 से 2012 2.32, 2012 से 2013 कोष्ठक में अप्रैल से सितंबर 2.29, देश इराक 2011 से 2012 2.48, 2012 से 2013 अप्रैल से सितंबर 2.73, देश नाइजीरिया 2011 से 2012 2.19, 2012 से 2013 अप्रैल से सितंबर 2.14, देश कुवैत 2011 से 2012 2.21, 2012 से 2013 अप्रैल से सितंबर 2.38, स्रोत आर्थिक समीक्षा 2012 से 2013। भारतीय निर्यात आयात की स्थापना केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 1982 ईस्वी में 200 करोड़ रुपए की पूंजी से की। इसके संचालक मंडल में रिजर्व बैंक, औद्योगिक विकास बैंक एवं निर्यात साख व गारंटी निगम के प्रतिनिधि हैं। इस बैंक का मुख्य कार्य निर्यात व्यापार को बढ़ावा देना है। ग्रीन कार्ड निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सरकार ने 100% निर्यात करने वाली संस्थाओं को ग्रीन कार्ड जारी किया है। कर टैक्स के विभिन्न प्रकार प्रत्यक्ष कर, आयकर, संपत्ति कर, सेवा कर, उपहार कर आदि। अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, बिक्री कर, तट कर, उत्पाद कर आदि। केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या धन कर, विदेश यात्रा कर, अंतर्देशीय यात्रा कर, उत्तराधिकारी कर, कृषि धन पर कर, निगम कर आदि। राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर भू राजस्व कर, व्यावसायिक कर, स्टैंप शुल्क, कृषि आय कर, कृषि जोत कर, वाहन कर, बिक्री कर, राज्य उत्पादन शुल्क, पथ कर, मनोरंजन कर, स्टैंप व रजिस्ट्रेशन शुल्क। भारतीय संविधान की धारा 268 से 300 तक केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की व्यवस्था है। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय स्रोतों का विभाजन करते दोनों के द्वारा लगाए जाने वाले करों के क्षेत्रों का विस्तार वर्णन किया गया है।
महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक संगठित आर्थिक प्रयास से है जिसमें एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित एवं सुपरिभाषित सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक साधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह अस्तित्व को एग्जिस्टेंस होता है। तीसरा, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। इसमें विदेशी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था अपने आंतरिक एवं घरेलू साधनों पर निर्भर होती है और शेष विश्व से इसका कोई संबंध नहीं होता। चौथा, खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। खुली अर्थव्यवस्था में अन्य देशों के साथ विदेशी व्यापार स्वतंत्र होता है और विदेशी व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं होता। पांचवा, व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल। किसी अर्थव्यवस्था में बारी बारी से तेजी और मंदी के घटित होने की आर्थिक गतिविधि को व्यापार चक्र कहा जाता है। छठा, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का अवराष्ट्रीयकरण, डीनेशनलाइजेशन करना, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी व प्रबंधन को निजी स्वामित्व में हस्तांतरण कर देना ही निजीकरण है। सातवां, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। सरकारी नियंत्रणों व प्रतिबंधों जैसे परमिट, लाइसेंस, कोटा आदि से अर्थव्यवस्था को शिथिल या मुक्त, फ्री करने की क्रियाविधि को उदारीकरण कहते हैं, जिसमें निजीकरण भी शामिल होता है। आठवां, वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाता है ताकि वस्तुओं व सेवाओं, तकनीक, पूंजी और श्रम का निर्बाध अनइंटरप्टेड प्रवाह हो, जिससे निजी कार्यकुशलता व उत्पादन बढ़े, वैश्वीकरण या विश्वव्यापीकरण कहलाता है। नवा, सस्ती मुद्रा, चीप मनी। निजी ब्याज दर पर प्राप्त की जा सकने वाली मुद्रा सस्ती मुद्रा कहलाती है। पृष्ठ 297। पूंजी स्टॉक, कैपिटल स्टॉक। किसी समय बिंदु पर किसी फर्म, उद्योग या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध भौतिक पूंजी की मात्रा को पूंजी स्टॉक कहते हैं। उपनिवेश या विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट। लोक उपक्रमों या सार्वजनिक उद्योगों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करना और निजी उद्योगों को बढ़ावा देना उपनिवेश या विनिवेश कहलाता है। 12वां, विकास अर्थशास्त्र, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। विकासशील देशों में निर्धन व्यक्तियों की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से विकास के सिद्धांत तथा विकास की नीतियों से संबंधित अर्थशास्त्र की विशिष्ट शाखा को विकास अर्थशास्त्र कहा जाता है। 13वां, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयामों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, बचत विनियोग, व्यापार चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। 14वां, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये अर्थशास्त्र की वो शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण आयामों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमत स्तर, बचत विनियोग, व्यापार चक्र आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यह अर्थशास्त्र की वो शाखा है जो व्यक्तिगत निर्णायक शक्ति जैसे उपभोक्ता या फर्म के व्यवहार का अध्ययन करती है। 15वां, प्रतिभूति, बॉन्ड। सरकार या कोई फर्म या कंपनी जब जनता से ऋण लेती है तब ऋण के बदले जनता को धन वापसी के प्रतिज्ञा पत्र को सौंपती है, जिसे प्रतिभूति कहते हैं। प्रतिभूति धारक को एक निश्चित कोष्ठक में पूर्व निर्धारित दर पर ब्याज भी दिया जाता है। 16वां, बैंक दर, बैंक रेट। बैंक दर से अभिप्राय उस दर से है जिस पर केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक अपने सदस्य वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है या प्रथम श्रेणी के बिलों को पुनर्कटौती करता है अथवा स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। बैंक दर में परिवर्तन करके केंद्रीय बैंक शाखा की मात्रा को प्रभावित नियंत्रित करता है। 17वां, रेपो दर, रेपो रेट। रिजर्व बैंक कोष्ठक में केंद्रीय बैंक जिस ब्याज दर पर अल्पकालिक आवश्यकताओं कोष्ठक में सरकारी बॉन्डों एवं पुनर्खरीद समझौतों के अंतर्गत प्रतिभूतियों की खरीद हेतु की पूर्ति हेतु वाणिज्यिक बैंकों को नकदी ऋण देता है, उस ब्याज दर को रेपो दर कहा जाता है। 18वां, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। रिजर्व बैंक से अन्य वाणिज्यिक बैंक जिस ब्याज दर पर अल्पकालिक अवधि हेतु नकदी प्राप्त करते हैं उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं। जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाती है तब उसमें कमी लाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक बढ़ी ब्याज दरों पर वाणिज्यिक बैंकों को अल्प अवधि, शॉर्ट पीरियड के लिए नकदी रिजर्व बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। 19वां, बचत बैंक, सेविंग बैंक रेट। छोटी छोटी बचतों पर बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर को ही बचत बैंक दर कहते हैं। 20वां, जमा दर, डिपॉजिट रेट। बैंक ग्राहकों के सावधि जमाओं पर दिए जाने वाले ब्याज दर को जमा दर कहते हैं।
21वां मांग जमा डिमांड डिपॉजिट। बैंकों में चालू खाते, करंट अकाउंट तथा बचत खाते सेविंग अकाउंट में बैंक ग्राहकों की जमा राशियां मांग जमा के अंतर्गत आती हैं। जमाओं के तहत उन समस्त जमा राशियों को शामिल किया जाता है जो जमाकर्ता जब चाहे अपनी इच्छानुसार वापस मांग सकता है। 22वां शुद्ध ब्याज नेट इंटरेस्ट। कुल ब्याज के उस भाग को शुद्ध ब्याज कहते हैं जो पूंजीपति को केवल पूंजी के उपयोग हेतु दिया जाता है। 23वां मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन। बाजार की वो अवस्था जिसमें मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन तथा व्यापार गिर जाता है तथा बेरोजगारी बढ़ जाती है, मुद्रा संकुचन कहलाती है। 24वां ब्याज इंटरेस्ट। मुद्रा अथवा ऋण योग्य कोषों के परित्याग के पुरस्कार के रूप में ऋणदाता को दी गई नकद राशि ही ब्याज कहलाती है। 25वां वैधानिक मुद्रा लीगल मनी। ऋण अदायगी या अन्य देनदारियों की अदायगी हेतु प्रयुक्त विधि सम्मत तरीका, नोट आदि जिसे अस्वीकार करना कानूनी जुर्म है, वैधानिक मुद्रा कही जाती है। 26वां एकाधिकार मोनोपोली। ये वो बाजार है जिसमें केवल एक उत्पाद और विक्रेता होता है और उत्पादित वस्तु का कोई अन्य स्थानापन्न नहीं होता। 27वां फ्लोटिंग स्टॉक। फ्लोटिंग स्टॉक किसी कंपनी की चुकता पूंजी का वो हिस्सा जो शेयर बाजार में क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध रहता है कहलाता है। 28वां एक्टिव शेयर।